नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। दुनिया की 80% आबादी ने भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है। अफ्रीका के 55 देश चीन को मुंह चिढ़ाते हुए भारत के नेतृत्व में G20 का स्थायी हिस्सा बन गए। गरीब देशों को पैसे देकर शोषण करने की चीन की जो नीति है अब आखिरी सांसें ले रही है। एक धक्का और दो, चीन को तोड़ दो। दुनिया आज यही मंत्र दोहरा रही है। चीन के अत्याचारों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आज G20 देशों की साझा सहमति से जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, चीन के वन रोड वन बेल्ट के खिलाफ अब वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के मंत्र को G20 ने एक सुर में स्वीकार किया है। यानी अब वन बेल्ट वन रोड का जवाब यहां पर न केवल वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, बल्कि वो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर जो उसका बहुत बड़ा जवाब है। चीन के संस्कृत विरोध के खिलाफ वसुधैव कुटुंबकम, रूस के विरोध के बावजूद यूक्रेन युद्ध पर स्टैंड, जमीन और समुद्र पर चीन के कब्जे की नीति के खिलाफ देशों की संप्रभुता का सम्मान, अफ्रीका यूरोप के अन्य संकट पर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को दोबारा शुरू करने के लिए रूस से प्रतिबंध हटाने की इस ज्वाइंट न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में वकालत की गई है, जो 37 पन्नों का है, मेरे हाथ में है। क्रिप्टो करेंसी की चुनौती से निपटने के लिए रेगुलेशन लागू करने पर सहमति बनी है। तो चीन के ही इलेक्ट्रिक बैटरी एकाधिकार के खिलाफ, उसकी मोनोपोली के खिलाफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान कर दिया गया है। भारत समेत दुनिया भर में आतंकवाद के सबसे बड़े एपिसेंटर, सबसे बड़े एक्सपोर्टर पाकिस्तान के खिलाफ FATF नियम कड़े करने और आतंक और कालाधन पर कड़ी व्यवस्था बनाने पर भी सहमति बनी है। तो धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ धार्मिक समुदाय, व्यक्ति और ग्रंथ के सम्मान पर G20 के सभी देश एक सुर में सहमत हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी भारत की, ये बहुत बड़ा यहां पर एक धक्का चीन को, और उसमें भी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है भारत के लिए, चीन के लिए जो सबसे बड़ा झटका है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन की या कहे शी जिनपिंग की जो सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है वो है वन बेल्ट वन रोड, और उसी के खिलाफ क्या भारत ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर एम्बेसडर महेश सचदेव, विदेश मामलों के जानकार राजन कुमार, प्रोफेसर पुष्पेश पंत हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा, जनरल सिन्हा। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, कैसे देखते हैं इस वन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को? चीन के खिलाफ ये कितना बड़ा दांव है? जय हिंद गौरव, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मूव है गौरव, जिसके ऊपर में आपने चीन को चारों खाने चित कर दिया। देखिए, उसके विस्तारवाद को आपने रोका गलवान के बाद, और पहला एक देश है जो शहादत के बाद और पूरी दुनिया आज मानती है कि उसके एक्सपेनिज्म को कोई रोकेगा तो भारत रोक सकता है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कहा, ओबोर या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को टोटल धाराशाही करने के लिए, क्योंकि देखिए याद होगा आपको जब ये लेकर आए थे BRI की प्रोजेक्ट, तो 155 देश 153 थे, वो इटली एक निकली है केवल वहां से, अभी सारे वहां चले गए थे। भारत एक ऐसा देश था जो कि नहीं गया, और उसने उस समय कहा था क्योंकि SCO के जो हमारे PO के थ्रू ये जा रहा है रास्ता, और आप CPEC को लेके आ रहे हैं, हम नहीं कर सकते। देखिए, पहले जो चाइना लेकर आ रहा था उसके एक पहले ऑप्शन थी, वो भारत के बीच से, नेपाल से होते हुए भारत बांग्लादेश से होते हुए जाना था। शायद यदि वो करता और भारत से साथ जुड़ता, क्योंकि प्रधानमंत्री ने डोकलाम के बाद उनको बताया था वुहान में जाकर के कि देखिए भारत और चीन बहुत बड़े हैं, और 21वीं सदी, जिसको बार बार नाउ कह रहे हैं प्रधानमंत्री, 21वीं सदी, जनरल सिन्हा, मतलब आपका कहना है कि भारत ने एक ऐसा जवाब ढूंढ लिया है चीन के खिलाफ, वो क्या है जरा हम ये दिखा देते हैं।
हम दिखा देते हैं वो कॉरिडोर क्या है, बीआरआई का जवाब या वन बेल्ट वन रोड जो चीन का है उसका जवाब क्या है, जल्दी से हम ये दिखा देते हैं। ये देखिए आपको सामने दिख रहा है ऊपर बीआरआई का जवाब, भारत से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब और इजराइल तक जाता हुआ दिखेगा। आइए जरा और अच्छे से दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं ये कॉरिडोर कैसे चीन के लिए न केवल एक झटका है बल्कि दुनिया भर में ये चीन को कैसे काउंटर किया जा सकता है। ये भारत से एक नया रास्ता भी निकलता हुआ दिखता है। जल्दी से आपको वो कॉरिडोर दिखाते हैं। देखिए ये कॉरिडोर आपके सामने आ चुका है। आप देखिए भारत से कैसे ये कॉरिडोर यूएई तक और यूएई के बाद फिर ये सऊदी अरब से आगे होते हुए इजराइल तक ये कॉरिडोर जाएगा और इजराइल के बाद यूरोप तक ये कॉरिडोर जाएगा। तो इंडिया से मिडिल ईस्ट से होते हुए ये कॉरिडोर यूरोप तक पहुंचेगा। चीन जिस तरह से विस्तारवादी रवैया अपना रहा है उसके बीआरआई को ये जवाब यहां पर दिख रहा है आपको। प्रोफेसर राजन कुमार, कैसे देखते हैं आप इसको, क्या हासिल होगा इससे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट है। 8 देश उसमें शामिल हैं। उसमें भारत से शुरू होगा, मुंबई से, फिर आप यूएई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, इजराइल और जॉर्डन के रास्ते से यूरोप पहुंच सकते हैं। इसमें जो कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जर्मनी का प्लान है, इटली का प्लान है और अमेरिका का प्लान है। तो एक तरह से आप देखेंगे भारत की सबसे बड़ी समस्या रही है कि यूरोप से कनेक्टिविटी के लिए आपके पास जो चाबहार के रास्ते से आप करने की कोशिश कर रहे थे, अभी चूंकि रूस में समस्या हो गई तो वह हो नहीं पा रहा है। तो अभी एक ऑल्टरनेटिव के रूप में अगर भारत और यूरोप को कनेक्ट करना है तो एक जरूरी था कि बीच से पाकिस्तान को हटा के एक रास्ता ढूंढा जाए और उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और निश्चित रूप से चूंकि बीआरआई ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं अपने लिए, तो यूरोप और अमेरिका चाहता था कि भारत को किस ढंग से उस ढंग के ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए। चूंकि यूरोप के साथ हमारे ट्रेड काफ़ी अच्छे होते हैं, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अगर पूरा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड देखेंगे तो उस हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉरिडोर है। और कॉरिडोर में केवल अभी उसमें शिपिंग है, उसमें रेल नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है और फ्यूचर में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी, इकोनॉमिक जो इंडस्ट्री होगी उसकी बात नहीं। लेकिन मैं इस पर जाना चाहता हूं एम्बेसडर सचदेव, चीन को हम जवाब तो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन वो झटका कैसे लगेगा? ये कॉरिडोर शुरू हो जाएगा तो चीन को वो झटका लगेगा कैसे? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चीन ने बीआरआई के अंतर्गत रूस से होते हुए यूरोप तक ट्रेन की सेवाएं शुरू की हैं और ये सेवाएं बाधित हो गई हैं यूक्रेन की लड़ाई के बाद और रूस के ऊपर सैंक्शंस के बाद। तो एशिया से यूरोप को जाने के लिए ये एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढा गया है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये मल्टी मॉडल होगा, सिर्फ रेलवे या किसी और चीज़ एक साधन पर आधारित नहीं होगा। तीसरी बात यह है क्योंकि ये एनएसएस के बीच में समझौता हुआ था 4 महीने पहले सऊदी अरब में, जब यूएस इंडिया यूएई के एनएसए सऊदी एनएसए से मिले थे और क्राउन प्रिंस ने उनको रिसीव किया था, उस समय ये बात उठाई गई थी। तो इसका राजनीतिक महत्व भी है और भारत की रेलवे क्षमता बहुत अच्छी है और भारतीय मध्य पूर्व में काम करने में सिद्धहस्त हैं, इसलिए हमें खासा फ़ायदा होगा कॉन्ट्रैक्ट्स, रेलवे लाइन बिछाने का, पोर्ट बनाने का वगैरह वगैरह। और इसके साथ अन्य चीज़ें अगर जोड़ना चाहें तो भारत के साथ जो मिडिल ईस्ट की ट्रेड होती है वो भी इसके माध्यम से जा पाएगी। दूसरी ओर इजराइल और सऊदी अरब के बीच में संबंधों को लेकर के अमेरिका बहुत व्यग्र रहा है और वो संबंध बनाना चाहता है और इस तरह से वो परोक्ष रूप मतलब आप कह रहे हैं सर कि इस कॉरिडोर से न केवल इकोनॉमी और जो स्ट्रेटेजिक है संबंध है उनके रास्ते खुलेंगे बल्कि यहां पर दोस्ती के भी रास्ते, दोस्ती का ट्रैक भी एक कॉरिडोर बिछाएगा। अच्छा, अब तो ऐसा लगता है इन तमाम खबरों के आने के बाद, इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को देखने के बाद, कि शी जिनपिंग को शायद पता था यह होने वाला है और वो अपनी फजीहत नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहां आने से कैंसिल कर दिया और अपने उनके जो प्रीमियर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको भेजा इस बारे में। लेकिन देखिए अब आपको केवल ये एक ही नहीं है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर ही नहीं है, अब हम वो कोणार्क का वो जो
व्हील है, वो जो चक्र है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया जिसके सामने खड़े होकर, वो क्या मैसेज देता है यह भी देखिए। ये काल चक्र का प्रतीक कहलाता है। G20 का भव्य आयोजन जब दुनिया देख रही है, भारत की बढ़ती धाक और साख की मिसाल दुनिया मान रही है और बदलते समय चक्र का इशारा भी देख रही है कि अब भारत को दुनिया की कोई भी ताकत विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती। तो आज कैसे यह मैसेज भारत ने दुनिया में दिया, इसको समझिए आप। आज भारत मंडपम में जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के नेताओं की अगवानी की, वहां पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ के विशाल पहिए की आकृति भी लगी थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, जो भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इस ऐतिहासिक पहिए का मतलब बहुत बड़ा है। यह काल चक्र का प्रतीक है जो प्रगति और निरंतर परिवर्तन को दर्शाता है। पुष्पेश पंजी, सीधा सवाल, भारत का समय आ गया है, यह बता रहा है ये? निश्चित रूप से बता रहा है कि भारत का समय आ गया है, और मुझे लगता है कि इसमें जो प्रतीकात्मक संदेश दिया जा रहा है वो बड़ा रोचक है। वो रोचक ये है कि हमने आदित्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भेजा, और हमने ये कालचक्र का पहिया जो दिखाया वो कोणार्क के उस मंदिर का है जो सूर्य को समर्पित है, और जो सूर्य है वो भारत को आप उगता सूर्य मान लीजिए। मगर इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये मंदिर भारतीय स्थापत्य, शिल्पकला, आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र का भी प्रदर्शन करता है। वो जंतर मंतर की तरह ये दिखाता है कि हमारी ज्योतिष विद्या, गणित ज्योतिष विद्या, फलित ज्योतिष विद्या नहीं, कितनी परिष्कृत थी, जो आकलन घड़ी, पल का, प्रहर का कर सकती थी। मगर तीसरी बात जो मुझे सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगती है कि प्रधानमंत्री की एक बड़ी पहल इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी रही है। और जब वो फूड सिक्योरिटी के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है जो हमको फॉसिल फ्यूल से मुक्ति दिलाता है, उसकी ओर भी इशारा करते हैं। और अंत में जो सूर्य के 7 घोड़े उसको एक साथ खींचते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं रथ को साथ चलाने के लिए वो उसके पहिए 4 पहियों वाला रथ नहीं है, इसमें 12 पहिए हैं जो 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पखवाड़ों में बटा है। तो उसमें सांगोपांग रूपक में जो घोड़े खींचते हैं वो संवेद प्रयास है सब लोगों का G20। आज एक और जो बहुत बड़ी बात हुई है वो है अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्य के तौर पर भारत की पहल पर शामिल किया जाना। और यह कितना अहम है, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। अब दुनिया के कुछ देश अपने फायदे के लिए गरीब देशों का शोषण करते हैं। पहले उन्हें कर्ज के जाल में फंसाते हैं और फिर उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अफ्रीका के देश हैं जो चीन के मकड़जाल में बुरी तरह से उलझे हुए हैं। लेकिन अब भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अफ्रीकी देशों को G20 के तौर पर बहुत बड़ा मंच मिल गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का ऐलान किया, और इस ऐलान के बाद पीएम मोदी ने अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमनी को गले लगाकर बधाई दी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमनी को साथ लेकर आए। पीएम मोदी ने 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर शिखर सम्मेलन से 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी। अब अफ्रीकी यूनियन स्थायी तौर पर G20 में शामिल हो गया है। जनरल सिन्हा, यह कितनी बड़ी चोट, एक बार फिर वही चीन जिसका अफ्रीका में भयंकर इन्वेस्टमेंट है, यह कितनी बड़ी चोट है उसके लिए? गौरव, बहुत बड़ी। ये देखिए, एक मास्टर स्ट्रोक है। ये ऐसा नहीं कि केवल हम ग्लोबल साउथ की कोई लीडरशिप की बात करते हैं। यदि आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का शोषण ये नहीं कि आज के है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की शोषण जो स्लेवरी काल से चली है, जिसका शोषण सबने किया। और सबसे रिचेस्ट, सबसे अहम यदि कोई कॉन्टिनेंट है, मिनरल, रेयर अर्थ, आप किसी चीज को ले लें। मैं अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के दो मिशन के अंदर में काम किया है, और यूएन हेडक्वार्टर की तरफ। तो मैं उनकी जाएंगे आप, जब वहां डील करेंगे वहां के लोगों का। और देखिए, जब हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किए थे तो मार्शल टीटो का याद होगा, उस समय भारत और अफ्रीका को वो जो सोच थी उसको आज यदि किसी ने सामने ला करके जोड़ा है G20 में। G20 बहुत बड़ा एक ग्लोबल फोरम है, उसमें यूरोपियन यूनियन है, 19 देश और यूरोपियन यूनियन है। जब आप अफ्रीकन यूनियन को लाते हैं तो उसमें 48 कंट्रीज हैं,
6 आइलैंड कंट्रीज हैं, 2 डिस्प्यूटेड हैं जिनकी अभी भी कोई बात नहीं होती, वेस्टर्न सहारा का या साउथ सुडान का, मगर उनको भी इसमें जोड़ा गया है। जब हम कहते हैं ना 55 देशों को जी, तो ये रियलिटी अफ्रीका को जिस तरह भारत ने समझा है, क्योंकि के पहले भी यूरोप में देखिए फ्रेंच कॉलोनी जो अभी चल रही है नीजर में, आप देखिए बुर्किना फासो में, या जहां पर वो चल रहा है, वो अफ्रीकन कॉलोनीज अभी भी थे अफ्रीका के यहाँ पर, इसलिए वहां पर लगे हैं लोग कि हमारी शोषण जो कॉलोनी बना के चाइना उस पर कूद पड़ा है। चाइना आज पूरे के पूरे अफ्रीका के अंदर। ओके 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 जनरल सिन्हा मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं एम्बेसडर मल्होत्रा के पास जाना चाहता हूं। एम्बेसडर सचदेव, अफ्रीकी देश आ गए, अफ्रीकी यूनियन आ गए, लेकिन ऐसा ही क्यों है कि भारत की बात करेंगे, क्यों नहीं ये चीन की बात कर सकते हैं? ये इसको भारत की कामयाबी हम क्यों माने, क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि इनका समावेश जो G20 में हुआ है, ये भारत की पहल पर हुआ है। तो ये दूसरी ओर मैं कहना चाहूँगा कि चीन अफ्रीका पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता रहा है। अदिस अबाबा में चाहे अफ्रीकन यूनियन की अपनी बिल्डिंग हो, वो चीन के डोनेशन से 28 मंजिला बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। हर अफ्रीकी देश में चीन संसद बनाता है या विदेश मंत्रालय बनाता है या स्टेडियम बनाता है या और सड़कें वगैरह बनाता है जी। तो उनका और चीनी विदेश मंत्री जनवरी हर साल कुछ दिन के लिए अफ्रीका की यात्रा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीन एकदम से निकाल दिया जाएगा उस दूध से, लेकिन शुरुआत है। और भारत को अगर परमानेंट मेंबर बनना है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो 55 देशों के वोट की ज़रूरत होगी। ओके, उसके बिना जो 1/4 से ज़्यादा यूएन जनरल असेंबली के मेंबर हैं, वो तो ये मामला यूएनएससी तक जाता है। आप ये कह रहे हैं कि अफ्रीकन देशों का ये दांव प्रोफेसर राजन कुमार यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप से जुड़ता है? देखिए, मैं कैसे देखता हूँ, अभी जो रेस चल रहा है, प्रतिस्पर्धा जो आप देख रहे हैं कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उन पे सबकी नज़र है, सच्चाई है। उसमें आप जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री उनका पहले से इन्फ्लुएंस है। चीन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबदबा बना लिया है और भारत के हिस्टोरिक और ट्रेड लिंकेज, कल्चरल लिंकेजेस के बावजूद भारत वहाँ पे काफ़ी पीछे छूट गया था। लेकिन अभी कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो भारत के ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। लगभग 100 बिलियन का ट्रेड है उनके साथ, और चीन का उतना दबदबा नहीं है जितना कि उनका सेंट्रल एशिया पे है या साउथ ईस्ट एशिया पे है या ईस्ट एशिया पे है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल सही समय पर हम अफ्रीका पे अपनी पहुँच को बढ़ाएं। और उसी हिसाब से यूएन का जो इशू है वो तो ये है कि अब यूएनएससी का जब भी मेंबरशिप की बात होती है तो हमको अफ्रीकन कंट्री का भी सपोर्ट चाहिए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जगहों पे अफ्रीका में फ्यूचर ग्रोथ के भी प्रोस्पेक्ट हैं कि अभी देखेंगे राइजिंग इकोनॉमी वहाँ पे बहुत सारे हैं और वहाँ पे मिनरल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, ट्रेड आपको बढ़ाने हैं। तो अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री होता है। इसीलिए भारत की जो पहल है, आपने देखा कुछ दिन पहले ग्लोबल साउथ का समिट हुआ था और अफ्रीकन यूनियन को जिस ढंग से भारत ने अभी ये किया है और पूरा जो डिस्कशन है वो अभी ग्लोबल साउथ पे शिफ्ट हो गया है, जिसमें कि अफ्रीका को सेंटर में रखा गया। ठीक है, अब जो हम खबर दिखाने वाले हैं वो एनर्जी डिप्लोमेसी पर एक बहुत बड़ी खबर है और वो दुनिया के एनर्जी मानचित्र को बदल कर रख देगी। ये खबर ऐसी है जो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, शी जिनपिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनकी जो एनर्जी मोनोपोली है उसको, या कहें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो उनके पास एनर्जी की जो मोनोपोली है उसको चैलेंज करने वाली बहुत बड़ी खबर। एक दौर था जब दुनिया में गाड़ियों की संख्या गिनी चुनी ही थी, वक्त बढ़ता गया और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। ऐसे में चीन ने पहले ही प्लान बना लिया और लिथियम बैटरी का काम बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में चीन की धाक बढ़ गई, लेकिन भारत जो करने जा रहा है उससे चीन बौखला गया है, क्योंकि भारत G20 मंच से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च कर चुका है। यानी कि यह सीधे तौर पर चीन को कड़ी टक्कर है। ये देखिए, हम आपको यहां पर इन दो कारों के जरिए बताते हैं कि कैसे यह भारत के लिहाज से बहुत बड़ा दांव है और चीन के खिलाफ जाता है। चीन की बैटरी कार के खिलाफ भारत की बायोफ्यूल वाली कार। और जब हम बायोफ्यूल वाली कार कह रहे हैं तो यह बायोफ्यूल न केवल चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत अहमियत रखता है। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, ये कितना बड़ा दांव देखते हैं आप चीन के खिलाफ?
देखिए, मुझे लगता है कि ये कई स्तर पर चीन की चुनौती का सामना करने का एक और अनूठा प्रयास है। जी। अब ये देखने लायक होगा कि बायोफ्यूल को कितने लोग अपनाते हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दिक्कत ये होती है कि एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होता है कि वो चाहे इलेक्ट्रिकल कार जब आनी शुरू होती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटर कारों में ही लिथियम बैटरी लगती है, वो फ़ोन में लगती है, कंप्यूटर्स में लगती है, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगती है, कैमरों में इस्तेमाल होती है। तो चीन को मुझे लगता है कि बहुत एकाएक इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर दीर्घकालीन, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वैकल्पिक ऊर्जा के जितने स्रोत हैं, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, वो विंड एनर्जी हो, वो सतत न्यूक्लियर पावर जनरेशन हो, वो जियोथर्मल एनर्जी हो, सब में भारत ने कहीं ना कहीं वो हाइड्रोजन का निर्माण हो, ग्रीन हाइड्रोजन का अपनी पेशकश रखी है। तो कुल मिलाकर चीन के लिए चुनौती होगी, मगर मैं एकाएक ये नहीं कहूँगा कि इस बायोफ्यूल के कारण चीन नहीं, लेकिन जब मैं इस बायोफ्यूल की बात कर रहा हूं तो मैं उस एनर्जी डिप्लोमेसी की भी बात कर रहा हूं एम्बेसडर सचदेव, जिसमें अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, भारत सब मिलकर इसमें साथ आ रहे हैं। तो ये केवल एक प्रोडक्ट रिलेटेड कोई काम नहीं है, ये वो पूरी की पूरी मोनोपोली जो चीन की है उसको चैलेंज करने के लिए एक ग्रुप सामने आ गया है। और जैसा कि सर ने कहा, सोलर अलायंस, फिर ये बायोफ्यूल अलायंस, ये किधर जा रहा है ये पूरा मामला? देखिए, भारत ने इसमें पहल की है और आपको ज्ञातव्य है कि 20% तक इथेनॉल की मिक्सिंग का प्रोग्राम चल रहा है, 10% हो चुका है और अगले 2 सालों में 20% यानी 1/5 हिस्सा जो फ्यूल लगता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में, वो बायोफ्यूल होगा। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, पिछले ही महीने गडकरी जी ने एक प्योर बायोफ्यूल कार को लॉन्च किया है, ये भी आपने देखा है। तो इस तरह के अगर आविष्कार किए जाते हैं या इस बारे में रिसर्च होती है तो एक तरह से वो फ्यूल से निकल करके, पॉल्यूशन से निकल करके एक नए आयाम पर ट्रांसपोर्टेशन को ले जाएगा। और जितने बड़े ट्रांसपोर्टेशन होंगे, रेलवेज़ या ट्रक्स या बसेस, कमर्शियल व्हीकल्स, इनके लिए ये ज़्यादा उपयोगी होगा। तो अगर इसको अपनी जगह पर रखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ ये इंटरनल कंबस्शन में जो फॉसिल फ्यूल यूज़ होते हैं उन पर भी ये चोट कर सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है जनरल सिन्हा कि ये G20 तो वैसे 20 देशों की एक समिट थी, लेकिन भारत ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया इसको लेकर, और खासकर जिनपिंग नहीं आए तो उन्होंने अपना नुकसान ही किया यहां पर, और ज्यादा चीन को सेटबैक्स ही मिले हैं। क्या आप भी इसको ऐसे देख रहे हैं? 100% आप बहुत सही बता रहे हैं गौरव। देखिए, सेटबैक हमारे और आपके आकलन के अलावा वो तो है ही है। देखिए, चीन से खबरें आ रही हैं और चीन से कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें आई है कि वहाँ पर जो उनके सीनियर्स हैं, जो उनके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स होते हैं, जो सीनियर कहलाते हैं और कन्फ्यूशियस फिलॉसफी के अंदर में उनका बहुत अहमियत होती है, उन्होंने सबने घुड़की लगाई है शी जिनपिंग को कि आपने क्या कर दिया। देखिए, वो चले थे कुछ करने, उनकी जीरो कोविड पॉलिसी फेल हो गई, BRI फेल हो गई, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर 6G 5G ये सारे के सारे उनके धरे के धरे रह गए। और उसको रखने के लिए किसी ने ऐसा फोर्स नहीं किया, वो उनकी विस्तारवाद सोच लेके चले थे। आज आप जो कह रहे हैं, शी जिनपिंग को इसका आभास आज नहीं, अब पिछले जो SCO मीटिंग हुई थी भारत से पहले वहां पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, वहां हो चुका था। इसी के कारण जब आप देखिएगा, ये हमारा अभी जब गए थे ब्रिक्स समिट में, तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी उसमें नजर आ रहे थे वो। उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया, यहां पर दिल्ली में आकर के उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। तो शी जिनपिंग, चाइना को यदि आप राइट ऑफ नहीं करते हैं तो मैं मानता हूं सही है कि चाइना एक बट चाइना इज नॉट शी जिनपिंग एंड शी जिनपिंग इज नॉट चाइना। कि चाइना भी रियलाइज कर रहा है, और भारत ने ये जो चाइना शी जिनपिंग की पॉलिसीज थी, जो कि वो इमर्ज आउट करने वाले थे, क्योंकि उनका इमरजेंस वो करना चाहते थे बाय मिड ऑफ दिस सेंचुरी, कि हम अकेले चलेंगे जो मिडिल किंगडम सिंड्रोम से, और हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे।
तो गोल्डन सैक की आप रिपोर्ट पढ़िए। उन्होंने अभी गोल्डन सैक ने क्या कहा है कि भारत अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। ये अमृतकाल से वो बात करते हैं 2075, सकता नहीं है, सके जाएगा। मैं इस पर आऊंगा। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अब दुनिया की तमाम बड़ी रेटिंग एजेंसियां या फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी एजेंसियां ये कह रही हैं कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन अभी आपने कहा कि चीन में भी रियलाइजेशन है। और चीन क्या रियलाइज कर रहा है जनरल सिन्हा? चीन बहुत चालाक देश माना जाता है और उसकी चालाकी हम अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि जब हम इस बात पे पहुंच रहे हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि शी जिनपिंग को पता था कि कहीं ना कहीं चीन को शॉक पर शॉक मिलने वाले हैं भारत में हो रही G20 समिट से, इसलिए उन्होंने इसको स्किप किया। लेकिन चीन कैसे भारत के बढ़ते कद से परेशान है और इसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए वो क्या चालबाजी उसने रची है, भारत के बढ़ते कद से उसको कितनी चिढ़ है। अब ये देखिए, इस आप समझिए कि आपका जो भारत का जो इस वक्त सामना है वो कैसे देश से है और कितना चालबाज है वो, कितनी ज्यादा उसके दिमाग में चालबाजियां चलती रहती हैं। सबूत सामने आया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन से दूरी बनाई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसी समय 2 विदेशी मेहमानों को चीन बुला लिया। इनमें से पहले हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरोस, जो आज ही बीजिंग पहुंचे हैं। वो 14 सितंबर तक चीन में रहेंगे। उनका यह दौरा खास क्यों है, आपको यह भी बताते हैं। वेनेजुएला को अमेरिका विरोधी माना जाता है, वो G20 का मेंबर भी नहीं है। ऐसे में मुमकिन है कि जिनपिंग ने प्लान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को चीन बुलाया हो। हालांकि एक सच यह भी है कि वेनेजुएला भी चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा है। उस पर चीन का करीब 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके बाद जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकेंजे हिचिलेमा भी कल यानी 10 सितंबर को चीन पहुंचेंगे। वो 16 सितंबर तक चीन में रहेंगे। बड़ी बात यह है कि जाम्बिया पर चीन का करीब 5,300 करोड़ रुपए का कर्ज है और जो डिक्लेरेशन में आपको दिखा रहा था उसमें जाम्बिया का जिक्र है। डेट ट्रैप से देशों को कैसे बचाया जाए, खासकर अफ्रीकी देश जिसमें जाम्बिया, इथियोपिया और घाना जैसे देश आते हैं, उसका उसमें जिक्र है और बाकायदा यह कहा गया है कि कैसे उनको बचाया जाए। इतना ही नहीं, चीन ने अक्टूबर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल देशों का सम्मेलन बुलाने का भी ऐलान किया है। चीन का दावा है कि इसमें 90 देशों के प्रतिनिधियों ने शामिल होने पर मुहर लगा दी है। हालांकि अब तक रूस के राष्ट्रपति, जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा किसी ने भी आधिकारिक तौर पर चीन जाने की घोषणा नहीं की है। लेकिन अब ग्लोबल टाइम्स, जो चीन की सरकार का मुखपत्र है और चीन की सरकार के प्रोपेगेंडे को प्रिवेल करता है पूरी दुनिया में, जिसका प्रसार करता है, वो G20 पर क्या कह रहा है ये समझाते हैं, आपको ये दिखाते हैं। भारत में पहला बड़ा बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन, भारत को आयोजन से कद बढ़ने की उम्मीद, ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने G20 देशों में मतभेदों को बढ़ाया है। पश्चिमी देशों का फोकस सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध पर है, भारत का जोर आर्थिक सुधार और बहुपक्षीय कूटनीति पर। अमेरिका ही G20 के रंग में भंग डालना चाहता है, यह ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। तो अमेरिका के हवाले चलिए, अब रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या कहा गया है यह भी मैं आपको बताता हूं। मेरे पास इस वक्त वो डिक्लेरेशन है जिसको बारे में मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें साफ कहा गया है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, concerning the war in Ukraine, while recalling the discussions in Bali, we reiterated our national positions and resolutions adopted at the UN Security Council and the UN General Assembly, and underscored that all states must act in manner consistent with the purposes and principles of the UN Charter is in its entirety. In line with the UN Charter, all states must refrain from the threat or use of force to seek territorial acquisition against the territorial integrity and sovereignty or political independence of any state. The use or threat of use of nuclear weapons is inadmissible. यानी ये जो कह रहे हैं इस G20 के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कि यूक्रेन का जो युद्ध है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यूएन चार्टर के इस नियमों के हिसाब से जिस पर सबको एक्ट करना चाहिए, यहां पर किसी भी देश की सोवरेनिटी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो न्यूक्लियर बम है,
न्यूक्लियर हथियार हैं, उनकी धमकी या उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जनरल सिन्हा, ग्लोबल टाइम्स के इस लेख से लेकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इस यूक्रेन वॉर तक ये क्या बताता है? भारत का कद कितना बढ़ रहा है? चीन भी अब भारत को सीधे नहीं बोल रहा है, वो अमेरिका को बोल रहा है, भारत को सीधे नहीं बोल रहा है, जबकि भारत सीधे वॉर पर स्टैंड ले रहा है और कह रहा है कि यूक्रेन वॉर की यहां पर न केवल हल निकलना चाहिए बल्कि सभी देशों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। देखिए गौरव, भारत का क्या स्टैंड रहा है? भारत का स्टैंड जो रशिया यूक्रेन वॉर की हम बात करते हैं उसमें स्टैंड ये रहा है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। जी, एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं जो कि एससीओ समिट में, ये हमारे एससीओ अभी हो रही है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में हुई थी, तो वहां पर डायरेक्ट पुतिन को प्रधानमंत्री ने बताया था और खुले मंच पे, ये नहीं कि खुले मंच पे बताया, और पूरे विश्व ने उसके बाद ये हो गया कि भारत की स्टैंड, जब हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि हम रशिया के साथ भी करेंगे और हम अमेरिका के साथ भी करेंगे, तो स्टैंड क्लियर था विद द क्लैरिटी ऑफ माइंड, और उसमें यह भी बताया कि दिस नॉट द एरा ऑफ वॉर। जी सर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी उस समय बात हुई थी। आप अभी कहते हैं कि, और सही है, देखिए ये चाइना ने एक पीस प्लान दिया था जो कि अभी कोई मंजूर नहीं करता, इंक्लूडिंग रशिया नहीं मंजूर करता। लावरोव साहब आए हुए हैं कल, उनके पास 2 दिन की पहले के स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा था कि यदि रशिया को डायरेक्ट ब्लेम होगा तो ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। अब राव साहब तो है ना, वहां पर क्या चेंज हुआ? वॉर इन यूक्रेन, वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, अगेंस्ट हटा दिया गया, वर्डिंग की आप देखिए, और उसके अंदर पूरी चीजें छपी हुई हैं। वॉर इन यूक्रेन, और ये रिकग्नाइजेशन अमेरिका को है। मोदी साहब ने उनको बताया है, बाइडेन साहब, कि आपको यहां से एग्जिट करनी पड़ेगी, कि वो जमीनी हालात ही, आप डेली कवर करते हैं यूक्रेन वॉर को, आपको पता है उनकी काउंटर ऑफेंसिव फेल हो चुकी है। किसी भी तरीके से जो यूक्रेन वॉर का जो ये ख्वाब देख रहे थे वेस्ट, वो नहीं हो सकता, उन्हें एग्जिट करना पड़ेगा। जनरल सिन्हा, भारत ने या इस G20 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में एक बात और कही गई है, और वो बात है सप्लाई चेन को लेकर, वो बात है फर्टिलाइजर्स और ग्रेन्स की आपूर्ति को लेकर, और इसी में जो 11 नंबर का पॉइंट है वो ये कहता है कि वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ टर्की एंड यूएन ब्रोकर्ड इस्तांबुल अग्रीमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द रशियन फेडरेशन एंड द सेक्रेटरीट ऑफ the United Nations on promoting Russian food products and fertilizers to the world markets। यानी मैं आपके पास आऊंगा सर, राजन जी, क्या भारत कूटनीति की भाषा में वेस्ट कंट्रीज को यह कह रहा है इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन के जरिए, या G20 के ये देश उस पर सहमत हो रहे हैं कि रशिया पर लगी पाबंदियां हटाई जाएं और उनकी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उनको अब दुनिया का बाजार दिया जाए? देखिए, ये समझने वाली बात है कि फर्टिलाइजर और फूड पे सैंक्शंस नहीं थे, सैंक्शन दूसरे प्रोडक्ट पे थे। रूस चाहता था कि सैंक्शन हटा दिया जाए, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। तो ये जो लैंग्वेज है इसमें रूस यूक्रेन वार को लेके मैं 2-3-4 बातें अगर मुझे समझ दें। पहला तो ये बोला गया है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर इशू है कि कोई भी न्यूक्लियर वार नहीं होनी चाहिए, उस ढंग का नहीं होना चाहिए। दूसरा कि टेरिटोरियल सॉवरेंटी की बात की है, और तीसरा आप देखेंगे 14 नंबर पॉइंट है उस डॉक्यूमेंट में, उसमें दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर करके मैं पढ़ देता हूं। आपने 14 नंबर कहा, टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। जी, तो वहां पे लाके छोड़ दिया गया था। इसको रिपीट किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री समरकंद में बोल चुके हैं, ईस्ट एशियन समिट में बोल चुके हैं, यहाँ पे अब नोट हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक सप्लाई की बात है, तो आप देखेंगे वर्ड अगर देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि यूक्रेन और रशिया दोनों से जो सप्लाई है उसको बहाल किया जाए। नहीं, मैं अभी रशिया पर आपसे इसलिए पूछ रहा था कि मैं यूक्रेन वाले मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन रशिया के बारे में जो ये फूड और फर्टिलाइजर्स जो वर्ल्ड मार्केट तक पहुंचने चाहिए, इससे क्या मैसेज मिलता है हमें, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। जी, इससे मैसेज ये मिलता है कि चूंकि रशिया तब तक सप्लाई करने नहीं देगा यूक्रेन को जब तक कि रूसी प्रोडक्ट्स भी फर्टिलाइजर, फ्यूल और अनाज जो वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। तो रूस यही दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि हम अगर अनाज की समस्या है तो ये G20 के इस डिक्लेरेशन से रूस की मदद होती है, बिल्कुल रूस को मदद होती है, ये पॉइंट ले सकते हैं। चलिए, रूस को यहां पर मदद हुई है। अब मैं आपके उस पॉइंट पर आऊंगा जिसमें कहा यह जा रहा है, सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन एंड फूड स्टफ्स फ्रॉम यूक्रेनियन पोर्ट्स, ब्लैक सी इनिशिएटिव
इनको टाइमली और इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। अम्बेसडर सचदेव, तो यूक्रेन के लिए भी यहां पर रास्ता खोलने की बात कही गई है, इसको कैसे देखें? जी, इसको मैं देखूंगा कि एक संतुलित तरीके से बात की गई है। पहली बात तो ये कि पिछले हफ्ते सोची में तुर्की के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पुतिन में वार्तालाप हुई थी और तुर्की ये चाहता था कि रूस वो जो खाद्य सामग्री को यूक्रेन से एक्सपोर्ट करने का जो समझौता था उसको बहाल करे, उसको एक्सटेंड करे, लेकिन रूस ने मना कर दिया। जैसा कि पहले कहा गया है कि इन पर सैंक्शंस नहीं हैं, लेकिन रूस को फिनांस और स्विफ्ट या बैंकिंग चैनल्स उपलब्ध नहीं हैं, शिपिंग पर प्रतिबंध है, इसलिए रूस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो रूस चाहता है कि खाद्य सामग्री के एक्सपोर्ट पर ये सब सैंक्शन हटा दिए जाएं, जो कि वेस्ट नहीं करने को तैयार है। वो समग्र सैंक्शन हटाएगा जब युद्ध बंद होगा। तो ये इसको लेकर के एक संतुलित सा बयान आया है। लेकिन इसको अगर हम सरल भाषा में समझें अगर सर, तो क्या ये G20 डिक्लेरेशन जहां रशिया के लिए दुनिया भर को ये कह रहा है कि उसको बाजार दीजिए फूड और फर्टिलाइजर के लिए, वहीं वो रशिया से ये भी कह रहा है कि आप यूक्रेन के ग्रेन्स के शिप्स को वो सी रूट दीजिए जो आपने ब्लॉक कर रखा है अपनी माइंड से? वही बात हो रही है, क्योंकि एक समझौता जो पहले था उसके अंतर्गत यूक्रेन ने पिछले पूरे साल में करीब 40 मिलियन टन फूड ग्रेन एक्सपोर्ट किए हैं और रूस ने कोई बाधा नहीं पैदा की। लेकिन रूस हर महीने 1 महीने के लिए वो बढ़ाता था। तो अब रूस ने पिछले महीने से ये बंद कर दिया है। तो इसकी वजह से अफ्रीका के देशों में गल्ले की किल्लत हो रही है, दाम बढ़ रहे हैं और जिक्र है इसमें अफ्रीका का। हाँ, तो इसलिए 3 जगह से बोनस पॉइंट लेने की कोशिश की जा रही है। एक तो रूस को मनाया जा रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर जो प्रतिबंध हैं, जो कि तुम्हारे फर्टिलाइजर फूड, ये तो प्रोफेसर पुष्पेश पंत वही मध्यस्थता वाली बात फिर से आ जाती है, वही विश्व गुरु वाली बात कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके विकास की और सबके विश्वास की बात करेंगे। देखिए, मुझे लगता है मध्यस्थता वाली बात इसमें नहीं है। एम्बेसडर सचदेव बहुत महीन तरीके से जो बात कह रहे हैं। हमने यूक्रेन को भी संतुलित तरीके से खुश रखा, रूस को भी रखा, मगर मध्यस्थता नहीं बीच में की है। सबसे अहम बात यह है कि जो बुनियादी मुद्दे सामुदायिक अंतर्राष्ट्रीय हित के हैं, मोदी जी ने उसको इनके साथ जोड़ा है। यूक्रेन से जो गेहूं आता है वो अफ्रीका जाता है, मिस्र जाता है। रूस से जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, अनाज होता है, वो दुनिया के और देशों में जाता है। तो जो फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है उसके साथ इस युद्ध को जोड़ा है। जो बुनियादी स्थापना शुरू में 90 पॉइंट में कही गई है कि ये मंच आर्थिक मंच है, आर्थिक सहकार का मंच है, ये युद्ध विराम या भू राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने का मंच नहीं है। तो उन्होंने बड़े कौशल से उस भू राजनीतिक संकट को, युद्ध और शांति के संकट को उस खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया है, उस चीज से जुड़ा है जो सार्वजनिक सार्वभौमिक मुद्दा है। यानी वो इस 90 पॉइंट में ये कह रहे हैं कि है तो ये जियो इकोनॉमिक्स का संगठन, लेकिन जियो पॉलिटिक्स को सुलझाए बिना आप जियो इकोनॉमिक्स कर नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन तो इसका मतलब अगर मध्यस्थता नहीं तो भारत का वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, वो कहीं ना कहीं इसमें दिखता है, जहां अगर रूस और यूक्रेन दोनों का अगर आप साथ रहे हैं तो। नहीं, देखिए, उसमें यह है कि इसमें सारी दुनिया में एक ग्रह पृथ्वी, उसका एक परिवार, उसका एक भविष्य, उसका एक प्रयास बिल्कुल अपनी जगह पर है। मगर हर परिवार में जो झगड़े होते हैं या परिवार में मनमुटाव होता है, जैसे चीन और पाकिस्तान उसी धरती पर रहने वाले देश हैं, मगर यदि वो अपने को इस परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं तो आप जबरन तो उनको अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। नहीं तो कई बार साम दंड दाम दंड भेद जो कहते हैं, कई बार वो कान उमेट के भी उनको मनाया जाता है और शायद वो कान उमेटने की कोशिश भी इसमें की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं वो ड्रोन के डील या वो डिफेंस डील जो भारत और अमेरिका के बीच, जिस पर बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की इस द्विपक्षीय बातचीत में, जो चीन के लिए वो भी एक बड़ा मैसेज है। वो कैसे, ये देखिए, G20 पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस बीच ये बायलैटरल हुई और इस बायलैटरल से सबसे ज्यादा बेचैनी चीन और पाकिस्तान को है। इसकी सबसे बड़ी वजह है
रक्षा सौदों पर मुहर लगना है और खास तौर पर हवाई हमले का सबसे बड़ा शिकारी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन जो डील अंजाम के करीब पहुंचने वाली है। सबसे पहले इस ड्रोन की खासियत आपको बताते हैं। MQ-9 प्रेडेटर रीपर ड्रोन एक बेहद शक्तिशाली ड्रोन है। ड्रोन की लंबाई 38 फीट है, इसके विंग्स की लंबाई 79 फीट है और रफ्तार 388 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिसकी वजह से इसकी भनक तक दुश्मनों को नहीं लगती। ये 40 घंटे तक लगातार हवा में एक साइलेंट किलर की तरह रहकर निगरानी कर सकता है। इसमें इतनी घातक मिसाइल्स लगी होती हैं कि ये 11,000 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। ड्रोन में एंटी शिप, एंटी टैंक और एंटी हेलफायर और यहां पर हेलफायर मिसाइल लगी होती हैं। अब आपको बताते हैं चीन और पाकिस्तान में इस घातक ड्रोन को लेकर दहशत क्यों है। क्योंकि प्रेडेटर ड्रोन्स LAC पर हिमालय के ऊंचे हिस्सों में निगरानी में माहिर हैं। चीन की हर गतिविधियों पर नजर रखेगा, साथ ही LOC पर आतंकी गतिविधियों पर भी नजर रखेगा और कोई आतंकी हरकत होती है तो उस पर तुरंत अटैक करेगा। खास बात यह है कि यह ड्रोन किसी रेडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। तो जनरल सिन्हा, मुझे लगता है हम सब में इस पर सबसे अच्छी एक्सपर्टीज तो आप ही की है। सर, ये बताइए, चीन को एक और बड़ा झटका ये ड्रोन कैसे देगा? देखिए, ये तो दे चुका है क्योंकि 4 ड्रोन्स तो हमारे पास में हैं लीज के अंदर में, जो कि 2 तो हमारे इंडो पैसिफिक में उड़ते हैं, 2 तो ऑलरेडी वो सर्वेलेंस वाले हैं, सेम MQ-9 रैपिड ड्रोन्स। मगर जो हम अब ले रहे हैं जिसमें तकनीक भी हमारे पास आ रही है, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जॉइंट प्रोडक्शंस भी इसके होंगे, तो उसके ऊपर में जो मोहर लग रही है, तो ये आर्म ड्रोन्स हैं जो आएंगे हमारे पास। आर्म्स ड्रोन्स हैं, बेसिकली ये नेवी के लिए है, मगर जो इनकी संख्याएं हैं जो मांग कर रही है 10 एयरफोर्स के लिए, 10 आर्मी के लिए, 10 नेवी के लिए, मगर मिली जुड़ी इसकी संख्याएं भी बढ़ी। तो इसके देखिए, रैपिड ड्रोन एक ऐसा ड्रोन्स है क्योंकि ये आपको एक स्ट्रैटेजिक रीच देता है। ये स्ट्रैटेजिक रीच यदि आर्म्ड है, अभी तो सर्वेलेंस मोड पे हमारे पास में है, तो उसमें जो मोहर लगी है, और इसका ये शुरुआत आज नहीं, जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे एज ए स्टेट गेस्ट तो वहां पर हो चुकी थी उस समय इन दिनों का। आज उसके ऊपर मोहर लग गई कि ये सारी जितनी भी बाधाएं थी उसको निकाल दिया गया। अब इसको एक वॉर फुटिंग के ऊपर में ये आएगा, ठीक है, ये जमीन पे आएगा और उसकी टाइम सीमाएं हैं। सर, मुझे तो लगता है कि कुछ आए ना आए, भारत का वक्त आ चुका है और चीन ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भारत ने दिखा दिया है कि कैसे वो विश्व गुरु बन रहा है। और चीन ने पूरी कोशिश की कि वो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सूत्र वाक्य है G20 का, वो उससे हटवाए, लेकिन भारत ने न केवल उसको रखा है बल्कि वन फैमिली का वो मंत्र भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। ये देखिए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो मोटो है, जो सूत्र वाक्य है, जो भारत ने G20 के लोगों के साथ रखा, न केवल रखा बल्कि इसको न्यू दिल्ली से के डिक्लेरेशन में भी शामिल किया है। इससे बड़ा मैसेज चीन के लिए क्या होगा?